जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू कर रहे हैं आज हम लोग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्लोनिंग देखेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नबील, हेलो। यस मैम। आ रही है? अच्छा चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड भी नजर आ रही है ना? यस मैम। हाँ चलिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारा टॉपिक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्लोथिंग पढ़ेंगे। क्लोथिंग बहुत आसान है, आपको पता है। 1997 में डॉली बनाई गई थी, शीप, और बहुत सक्सेसफुल रहा था। तो हम देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग असल में क्या है, किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो ये हम देखने चल रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के पहले हम डिफिनेशन देखेंगे नेचुरली। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। किस चीज़ की टेक्नोलॉजी है भला? ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी है। किस चीज़ की टेक्नोलॉजी है? फॉर मॉडिफाइंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द प्लांट, एनिमल और ह्यूमन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम डिजायर्ड ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोल रहे हैं इसमें? इसमें कह रहे हैं कि देखिए हम सबके पास जीन्स मौजूद है। जीन्स कहाँ मौजूद है? क्रोमोसोम्स में मौजूद है। क्रोमोसोम्स कहाँ है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताती हूँ कि रील में से धागा निकाल के उसको उलझा दें, जाहिर अब निकालेंगे तो वो लग ही जाएगा। तो वो क्रोमोसोम है। अब उस क्रोमोसोम्स को हम अगर देखते हैं तो उसके अंदर हमें जीन्स मिलते हैं। वो जीन्स क्या चीज़ है? जीन्स वो चीज़ है जिसमें सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होता है। किस तरह का इंफॉर्मेशन मौजूद होता है? इसी तरह का इंफॉर्मेशन होता है जिसके वजह से एक पपाया सीड शो करने से एक पपाया प्लांट भी ग्रो होता है। मैंगो प्लांट कभी नहीं ग्रो होगा। एक मैंगो सीड शो करेंगे जमीन में आप, तो आपको एक मैंगो प्लांट भी मिलेगा। कभी भी पपाया प्लांट या कोई और प्लांट नहीं ग्रो करेगा। आप किसी न किसी तरह अपने अपने किसी से जरूर रिजेंबल कर रहे होंगे शक्ल में, किसी से नेचर में रिजेंबलेंस हो रही होगी, किसी की एक रंगत भी है अपनी फैमिली में, किसी की हाइट भी है, किसी के आदात भी है। तो ये रिजेंबलेंस कहाँ से आती है? ये जीन्स से आती है। तो ये जीन्स जो है ना हम सब के अंदर मौजूद है। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? हम अगर मैं बहुत साधारण होकर बात करूँ ना, साइंस से हट के बात करूँ, तो मैं आपको बोलूँगी आपके दिमाग में घुसा देने के लिए कि आप कभी भी ना भूल पाएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। मैं आपको कहूँगी भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना छेड़छाड़ करना है। किसको छेड़ना है? जीन्स को छेड़ना है। अब जीन्स तो भाई एक अब नेचुरल है ना, आपको समझ में आ रहा है कि तो नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन हम चाहने में इसमें अपनी मर्जी चलाएं। अब अपनी मर्जी चलाएंगे। अब जैसे आप कुकिंग करते हैं, अब आपको पता थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा। अब चाय बनाना तो आता ही होगा। अब आपको पता है चाय बनाने में भी आप बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर सकते हैं उसकी टेक्निक में, उसको बनाने के प्रोसेस में। आपको पता ही होगा कुछ लोग जैसे आजकल सर्दियाँ, कुछ अदरक डाल के बना देते हैं कि चलो सर्दी के लिए फायदेमंद है अदरक वाली चाय। कुछ लौंग डालते हैं, कुछ दालचीनी डालते हैं, कुछ जो है और कुछ खास किस्म के मसाले वही गरम मसाले से बना के चाय बना। तो चाय की भी अपनी, चाय बनाने में भी अपनी मर्जी हम चला लेते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं, साइंटिस्ट चाहे कि वो जीन्स के साथ भी अपनी मर्जी चलाए, अपनी मर्जी चला के देखें। तो ये चीज़ ना जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं जीन्स के अंदर। जीन्स को मॉडिफाई करते हैं खुद से। जैसे चाय की रेसिपी हम मॉडिफाई करते हैं। चाय को सादा सा भी बन सकता है, चाय टी बैग से भी बन सकता है, चाय जो है वो दूध पत्ती वाला भी बन रहा है, तो ग्रीन टी बन रहा है, ये कश्मीरी चाय बन रही है। कितनी सारी चाय की क्वालिटी, इसमें हम अपनी मर्जी चला रहे हैं ना। इसी तरह जीन्स में अपनी मर्जी चलाने की जो टेक्निक है ये कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हमने जो है ना काम किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। क्योंकि क्रोमोसोम्स तो उसी में है ना, जीन्स उसी में है। तो वो प्लांट में और एनिमल में हमने दोनों में काम किया हुआ है।
तो हम क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, सम डिजायर्ड ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक। ट्रेट का दूसरा मतलब है कैरेक्टरिस्टिक, अपनी मर्जी की कैरेक्टरिस्टिक लाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के, हमारी मर्जी की कैरेक्टरिस्टिक को। अगर हम चाहते हैं प्लांट एक लंबा हो तो वो लंबा हाइट का हो, अगर हम चाहते हैं लंबी हाइट का प्लांट ना ग्रो हो, शॉर्ट हाइट का हो, डार्क हो, ताकि तोड़ने में, अब फल तोड़ने में आसानी रहे, तो वो भी हम करेंगे अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी चलाएंगे, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये हो गया कि मॉडिफिकेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो मौजूद होता है पहले से प्लांट और एनिमल में, उनको हम मॉडिफाई करते हैं। भला क्यों मॉडिफाई करते हैं, अपनी मर्जी की कैरेक्टरिस्टिक लाने के लिए। जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, जिक्र ऐसे ही आ गया था, अमलोग जो आप आजकल खा रहे हैं, वो अमलोग जो है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग का फल है, वो नेचुरल फ्रूट नहीं है, वो हमारा टमाटर और चाइना का कोई एक फल है, उसको मिला के इन्होंने बनाया है। देखिए अमलोग, अमलोग जो ऑरेंज कलर का होता है, शायद आप पसंद नहीं करते हो, क्योंकि खाने से ना थोड़ा सा कसीला होता है, तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, यंगस्टर तो बिल्कुल नहीं पसंद करते, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। आपने देखा होगा इसका गूदा कितना अच्छा होता है, रिजेम्बलेंस भी है इसमें टमाटर वाला, टमाटर का गूदा भी ऐसे ही होता है, अमरूद का भी ऐसे ही होता है, तो ये जो है ना बहुत फायदेमंद चीज़ है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की है। इसके अलावा वीट की अकसाम हम लोग ऐसे बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, चावल पे तो अभी एक नई चावल भी बन रही है, जिसमें दो भाइयों ने काम किया, लेकिन वो मार्केट में अभी नहीं आई है, कह रहे हैं ना कि उसमें टेस्ट नहीं आया, न्यूट्रिशनल वैल्यू डाल दी है उन लोगों ने, दो भाइयों ने मिलकर काम किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा नहीं मिलेगा। आपको पता है कि पेट में तो बाद में जाता है, जबान पे पहले आता है, तो पहले है तो हम मज़ा चखते हैं, फिर न्यूट्रिशन की बात तो हम बाद में सोचते हैं ना, जो चीज़ खाने में मज़ेदार नहीं हो वो हम खाना ही नहीं चाहते, तो अब वो मार्केट हो जाएगी तो नेचुरली कोई उसको खरीदेगा नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं होगी, लॉस हो जाएगा। तभी वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें थोड़ा सा ना फ्लेवर डालें, कोई अच्छा टेस्ट आए इसके अंदर, टेस्ट आएगा तो फिर देखिएगा वो मार्केट में बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा चलिए, तो एक वो मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया है चावल के बारे में, ये ब्रीफ हिस्ट्री देख लें जरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग कब से है, क्या है, जरा देखें तो सही। तो ये दिस नेम इज न्यू, जेनेटिक इंजीनियरिंग आज से 10-15 साल पहले इसके बारे में बात इतना नहीं हो रहा था। तो ये देखिए ना, पहला काम हुआ है 1997 में, काम हुआ है, पहला काम हुआ है, तो आपको सोच रही कितना नया ब्रांच है ये। अच्छा, इसमें क्या है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को ना हम ब्रीड करते हैं, ब्रीड करने का मतलब है कि उसको ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करवाते हैं। अच्छा, प्रोस्पेक्ट्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, कि डिजाइनिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा, अब इसका क्या काम हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं न्यू प्लांट्स और एनिमल्स बनाना चाह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग करके। जैसे कि एक नया फल बन गया अमरूद, अब देखिए यहाँ पे फल इतने महंगे हो गए, तो अगर हम इस तरह से फल बनाने लगे, अनाज बनाने लगे, तो जाहिर है फिर जो जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, है ना। और फिर जो कम पैसे वाले लोग हैं, लेस प्रिविलेज, वो भी अपना पेट भर सकते हैं, जैसे हम लोग डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, हमारे यहाँ तो बड़ा मसला है खाने पीने का, तो ये कमी हम पूरी कर सकते हैं। एक आता है ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग, एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एक ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग। ट्रांसजेनिक जो है ना, लफ्ज निकला है ट्रांस, ट्रांस का मतलब ट्रांसफर, ठीक है। ये इसको समझने के दो वर्ड है, जिसको तोड़ के ना एक कंपाउंड वर्ड बनाया है, ट्रांस। ट्रांस का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर का शॉर्ट ट्रांस, और जेनिक जो है ना जीन से लिया है, यानी ट्रांसफर करते हैं जीन्स को, जेनिक ट्रांसजेनिक में। अगर ट्रांसजेनिक एनिमल आपको कोई कहना कि ये ट्रांसजेनिक एनिमल है, तो आप समझ लें कि इसके जीन्स के साथ जो है ना मॉडिफिकेशन हुई है, इस पर जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई है, तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल है। अगर मैं कहूँ कि भाई ये देखें ये ट्रांसजेनिक प्लांट है, तो आप समझ जाइएगा कि ये नेचुरल प्लांट नहीं है, ये वो प्लांट है जिसके जीन्स के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है।
लाइटली क्लोनिंग तो बहुत कॉमन वर्ड हो गया और चूंकि बहुत सक्सेसफुल था तो बहुत मशहूर भी हो गया है। ये मेकिंग जेनेटिक कॉपीज ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट और एनिमल। तो ये एक जैसे जैसे आप फोटो कॉपी कराते हैं, अब आप कोई नोट्स फोटो कॉपी कराते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि फोटो कॉपी नोट्स में जो है ना कोई निशान आया या टीचर ने कोई सिग्नेचर रख दिया है या गलती से कोई डॉट लगा हुआ है या कहीं पे कोई किसी ने पढ़ते हुए उसको हाईलाइट कर दिया है, तब उस ओरिजिनल नोट्स में जो जो होगा ना वो सब कुछ आएगा, सब कुछ आ जाएगा फोटो कॉपी में। फोटो कॉपी में कुछ भी चेंज नहीं आता, लफ्ज बलफ हर दाग भी वैसे आएंगे, धब्बे भी वैसे नजर आएंगे, सब कुछ। तो ये क्लोनिंग भी ना बिल्कुल फोटो कॉपी बनती है। तो साइंसदान इस पे भी काम कर रहे थे, क्लोनिंग पे, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स बना रहे हैं क्लोनिंग के जरिए। अच्छा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, वही डिफिनेशन आ गई जो अभी पहले पिछली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया। एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक if it has genetic information added to it from a different type of organism। वही बात है, ट्रांसजेनिक एनिमल या प्लांट कब होगा, जब उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन अलग से ऐड कर दिए जाएंगे। Viruses do something of this sort when they infect plants, animal or humans। जैसे वायरस होता है, वायरस जैसे अभी कोरोना वायरस है तो सभी बच्चा बच्चा समझ गया उसको। तो वायरस क्या करते हैं, इन्फेक्शन कैसे कॉज करते हैं, वो हमारे जीन्स में जो है ना वो गड़बड़ कर देते हैं नेचुरली जाके। ह्यूमन हैव बिगन टू डू दिस विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे यहाँ काम शुरू हो चुका है एनिमल्स में और प्लांट्स में। प्लांट्स में तो हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर, हम लोग पाकिस्तानी तो है ही एग्रीकल्चर कंट्री, हमारा तो फाइनेंस और इकोनॉमी ही बेस करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्लांट पे बहुत काम हो रहा है, क्योंकि प्लांट पे अगर हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना दिए ना तो कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, सबको खाने को मिलेगा। अभी चीज़ें क्यों महंगी महंगी, अब सब्जियां आप देख रहे होंगे, अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे बाजार जाने को और अम्मी के साथ या अब्बू के साथ या खुद से लाते होंगे खरीद के चीज़ें, तो आप देखते होंगे पहले कुछ और रेट था, अब उसमें रेट में जो है ना डबल इंक्रीमेंट हो गया है। जो 50 रुपए किलो चीज़ मिल रही थी सब्जी, वो अब 100 रुपए किलो मिल रही है। तो अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स ग्रो कर लें, ये देखिए प्लांट्स को कितना अच्छा होना कि सबको जो है ना फल के खाने को मिले। ठीक, अच्छा इसी तरह से जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करें, वही तस्वीर ही आपको सब कुछ बता रही है कि कौन है और इसमें जो है ना वो हार्मोन्स इंड्यूस कर रहे हैं। और इस हार्मोन से क्या होगा, जो भी इसके दाने हैं, सीड्स हैं, वो क्या होंगे, हेल्दी होंगे, हेल्दी होंगे। और इंसेक्टिसाइड भी इस तरह से हम इंजेक्ट कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, देखिए इंसेक्ट तो सब जानते हैं, साइड CIDE, साइड कहीं भी लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है किलर, किल करने वाला। साइड, इंसेक्टिसाइड, जो जैसे अभी अभी जो है ना लोकस्ट का हमला हो गया था हमारे मरीज के रीजन में, तो अगर वहाँ पे हम ऐसे इंसेक्टिसाइड यूज कर दें प्लांट्स के अंदर तो ऐसा कोई कीड़ा मकोड़ा आएगा नहीं और कोई नुकसान जो है ना खेतों को नहीं पहुंचेगा। इसी तरह से सोयाबीन है, कॉटन है, कॉटन में हम लोग कितने खुदकपी में ना इतनी अच्छी क्वालिटी के हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर मुल्कों में, कॉटन हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो हम जो है ना उससे उसमें ट्रांसजेनिक की एक्टिविटी कर लें तो उससे जो है ना हमारे जो है ना बहुत अच्छे फायदे होगा, इकोनॉमी भी हमारी बिल्ड होगी। पपाया रेजिस्टेंट टू वायरस, पपाया में आपको पता है ये ज़्यादा वायरस लग जाता है, तो इसमें भी हम इंसेक्टिसाइड यूज कर लें, जिससे जैसे ये इंजेक्ट करके लगा रहे हैं तस्वीर में, ऐसे अगर हम कर लें तो हमारे पपाया की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। अभी आपको पता है पपाया में पिछले हफ्ते लेने गई थी 200 रुपये, 250 रुपये किलो कह रहा था, और फिर आखिर में वो उसने मुझे कहा कि मैं 220 लगा दूंगा। अब आप देखें, एक वक्त था ना कि फलों में पपाया सबसे सस्ता फल होता था, पपाया और अमरूद फल में सबसे सस्ते फल, और ये बैर वगैरह सबसे सस्ते फल होते थे। फालसा सबसे सस्ता फल होता था, हर कोई खरीद सकता था। लेकिन अब देखिए पपाया, आप देख लीजिए अगर अभी आपको कहीं निकलने का मौका हो ना तो आप उधर फल वाले से पूछिएगा पपाया की कीमत 200 से तो ऊपर ही बताएगा आपको। तो अगर हम इसमें काम कर लेते हैं तो कितना फायदा है ना।
तो खैर काम तो शुरू हो चुका है हमारे मुल्क में। तो खैर आपको पता है कि रिसर्च की फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और चाइना पे इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या मतलब? ऐसे एनिमल जिसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम लोग ना बहुत काम करते हैं, बैक्टीरिया पे, माइस पे। माइस जो है ना वो मैमल है, हम भी मैमल हैं। तो माइस पे, रैबिट पे कोई काम अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो हम पे भी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हम भी मैमल हैं, वो भी मैमल है। ठीक है। अभी जो कोरोना वायरस का हुआ था, जो पहले, अब तो खैर इंसानों को ट्रायल दे रहे हैं, इससे पहले जो है वो रैबिट को दिया था, मंकी को दिया था। क्योंकि वो लोग मैमल्स हैं। मैमल्स से एनिमल होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, वो अंडे नहीं देते, बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो मैमल्स होते हैं। तो हम लोग मैमल्स हैं। रैबिट भी मैमल है, मंकी भी मैमल है। तो इन लोगों पे काम किया जाता है ताकि जो ना इंसानी जान का ज़या ना हो, और एक्सपेरिमेंट भी पता चल जाए कि हाँ सही है कि नहीं। तो बैक्टीरिया पे भी हम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपको पता है बैक्टीरिया जो है बहुत अबेंडेंट है। अच्छा, ट्रांसजेनिक प्रोसेस ये थोड़ा सा मैंने ऐसे इंटरेस्ट के लिए डाल दिया कि किस तरह से ये करते हैं। देखिए जो है वो एक्स, ये जो क्रोमोसोम्स में ये इस तरह से इंजेक्ट कर देते हैं। देखिए जो भी हमें जीन्स डालना होता है ना, ये एक सिरिंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके जरिए जो है ना हम उसके बॉडी में अपनी पसंद की जीन्स जो है ना वो डाल देते हैं। ये तो खैर ऐसे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने बना दिया। एडवांटेजेस क्या है ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग करने के? क्यों हम करें ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग? प्लांट्स में अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी डिजीज से हम अपने क्रॉप्स को बचा सकते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस होता है, डिजीज को रोकता है। अब आपको पता है फसलें, हम आपने बहुत खबरों में भी सुना होगा कि फसल खराब हो गई, कॉटन की पास की पूरी फसल जो है वो खराब हो गई, उसमें फंगस हो गया, उसमें बैक्टीरिया आ गया। अभी लोकस ने मलिन के खेतों को कितना नुकसान पहुंचाया। और दूसरे ये है कि डिजीज से भी हम रोक सकते हैं अपने क्रॉप्स को, और दूसरे के लार्जर ईल्ड्स होगा। ईल्ड्स का मतलब है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जाहिर है जब कोई बीमार नहीं होगा, कोई पौधे पे किसी डिजीज का हमला नहीं होगा, तो ज़्यादा पैदावार मिलेगी हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा इंसानों को। एनिमल्स में अगर हम ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें जो है ना हम प्रोटीन फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, प्रोटीन की पता डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। हम लोग खासतौर पर डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं, हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन आपको पता है 24.8 पे पहुंचा हुआ है, बिलो एवरेज है, जो इमरान खान भी बार बार बोलता रहता है ना। अगर प्रोटीन इस तरह से आसानी से मिलने लगे तो फिर कितना ही अच्छा हो, सब लोग हेल्दी हो। ठीक है। और जब हेल्दी होंगे तो जाहिर है फिर तो काम काज भी अच्छे से करेंगे। जब हमारी सेहत नहीं तो हमारी जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं है, है ना। वो एक मुहावरा बोलते हैं ना सब कॉन्टिनेंट में कि भाई जान है तो जहान है। जब जान अच्छी होगी तो आप बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं, जब जान ही अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स जो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। जैसे आपको पता है आजकल डायबिटिक लोगों की किडनीज में मसला हो जाता है, उनके डोनर नहीं मिल रहे होते हैं रिलेटिव्स में भी, या सही डोनर नहीं मिल रहा होता है तो वो अपने हाथ जान से जाते हैं, या लंग्स वगैरह, ये इस तरह के हार्ट्स हैं। ये सब अगर ऑर्गन्स हम बना लें ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग करके तो इंसानियत की कितनी खिदमत हो। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जो हम हासिल कर सकते हैं ट्रांसजेनिक इंजीनियरिंग करके। कंसर्न्स क्या है? कुछ कुछ कंसर्न्स हैं इसमें, कुछ थोड़ी सी ना इख्तलाफात हैं इसमें। पहले जो है ना प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले प्लांट्स के एडवांटेजेस देखे। अब हम देख लेंगे कंसर्न्स क्या है, थोड़े से खदशात हैं प्लांट्स के जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी और एनिमल्स के भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में। प्लांट्स के जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या खदशात है? कहते हैं कि भाई क्या वो खाने के लिए सही है, महफूज है, खाया जा सकता है? थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, आर दे सेफ टू ईट, विद दे हार्म वाइल्ड लाइफ? अच्छा,
अगर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लांट्स में किया, अब उस प्लांट्स में जाहिर है चलिन कलिन तो आएंगे ना वहाँ चलने के लिए, तो क्या प्लांट्स अगर उस प्लांट्स को एनिमल्स खा लेते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स खा लेते हैं, तो क्या वो भी सेफ है, उनको कोई नुकसान पहुंचेगा? विल सम बिकम सुपर प्रेस्टीज? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ जो है उसमें कुछ और किस्म के कीड़े मकोड़े जो पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े वो पैदा हो जाए? रिप्लेस और कंटेमिनेट नेचुरल प्लांट्स? ऐसा तो नहीं होगा कि हम किसी प्लांट के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग करने लगे तो वो जो उसका नेचुरल प्लांट था ना वही खत्म हो जाए, रिप्लेस हो जाए? इसकी मिसाल आपको इस तरह देती हूँ, सपोज अमरूद का दरख्त है। अब अमरूद के दरख्त में मलिर के एरिया में चले गए, वहां जाके हमने ना ट्रांसजेनिक दावा पे काम कर दिया। अब अमरूद तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ली, तो एक अच्छा क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जो असली पौधा है अमरूद का वही खत्म हो जाए? अब जो आपको नजर आएगा हर तरफ वो ट्रांसजेनिक प्लांट नजर आएगा वो अमरूद का, ऐसा तो नहीं है। तो ये हमारे जहन में ना ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसर्न्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अच्छा, इसी तरह से एनिमल में भी हमारे पास कुछ कंसर्न्स हैं। विल दे बी हार्मफुल? ऐसा एनिमल अगर हम बना लेते हैं क्लोनिंग करके या जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, तो क्या वो हार्मफुल होंगे, नुकसान देंगे? अच्छा, क्या वो रिप्लेस और कंटामिनेट नेचुरल एनिमल्स? ऐसा तो नहीं जैसे हम एक मंकी के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बाद में पता चलेगा कि नेचुरल मंकी था वही खत्म हो गया, वही दुनिया में नहीं मिल रहा है आपको कहीं भी। क्लोनिंग, क्लोन का मतलब है कॉपी ऑफ समथिंग, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर में मिमिक है, IBM, ये आपको ऐसी मिसाल दें कि वो भी जो है ना कॉपी बना रहा है। जेनेटिक्स में जो है ना क्लोन जेनेटिक कॉपी है अनदर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि आप अपने नोट्स की फोटो कॉपी करते हैं, जो इसका क्लोनिंग है कंप्यूटर का वो IBMS है, IBMS है। क्लोन्स अगर नेचुरली, क्लोनिंग नेचुरली कैसे होती है? एसेक्सुअल ब्रीडिंग इन प्लांट्स और लोअर एनिमल्स। एसेक्सुअल ब्रीडिंग के जरिए होता है जिसमें एक सेक्स होता है, वो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, एक ही सेक्स होता है, तो वो लोअर एनिमल्स में हो सकता है। आइडेंटिकल ट्विंस में हो सकता है, जैसे ट्रिपलेट इन हायर एनिमल्स। जैसे देखिए क्लोनिंग होता है ना, जुड़वा बच्चे जैसे होते हैं, तो जुड़वा कभी कभी होता है जुड़वा बहनें, अभी तो सेम एक दूसरे की कॉपी है, तो नेचुरली भी तो क्लोनिंग हो रही है, अल्लाह भी कर रहा है क्लोनिंग। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है सेम, एक जैसे, एक जैसे बिल्कुल, जैसे सिर्फ घर के लोग ही पहचान सकते हैं कि कौन 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 है, लेकिन बाहर के लोग जो है वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि भाई ये कौन आतिफ है और कौन आसिफ है, दोनों देखने में एक जैसे लगेंगे। तो नेचुरल क्लोनिंग हो रही है एसेक्सुअल एनिमल और प्लांट्स में, लेकिन लोअर कैटेगरी के इनवर्टिब्रेट्स में, बड़े प्लांट्स और बड़े एनिमल्स में नहीं हो रही। लेकिन बड़े एनिमल्स में जैसे हम लोगों में जुड़वा तो बहन भाई होते हैं ना, दो जुड़वा बहने जुड़वा भाई, तो ऐसे तो ये नेचुरल क्लोनिंग है जिसमें हम समझ ही नहीं पाते कि कौन कौन है। हिस्ट्री अगर हम देखें क्लोनिंग की हिस्ट्री क्या है भाई, तो ये हिस्ट्री हम देखें कि फॉर सेंचुरीज it has been known that simple animals, worms and starfish can be cloned by cutting them in half. कभी आपने देखा है ये स्टारफिश को? सी साइड पे अगर कभी पिकनिक में गए हो, ये स्टारफिश नजर आ गई हो, तो अगर आप उसको दो हाफ में काट देंगे ना तो थोड़ी देर में जो है ना वो दूसरा जो है ना दूसरा हाफ जो है ना वो ग्रो कर लेगा, तो ये नेचुरल क्लोनिंग है, बिल्कुल वैसे ही ग्रो हो जाएगा जैसे कि पहले था। अच्छा, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इन सेल स्पेशलाइजेशन, जैसे नर्व सेल्स हैं और ये जैसे नर्व सेल्स हैं और बोन सेल्स हैं, मसल्स हैं, ये सारी जो है ना इसमें जो है ना तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि इसकी स्पेशलाइजेशन में थोड़ी सी मसले आ रहे हैं। 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि हमने जो है ना रियलाइज किया कि ईच स्पेशलाइज्ड सेल हैज ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन बट मच ऑफ इट इज टर्न ऑफ। क्या मतलब है? जैसे ये देखिए स्लाइड में हमने कहा कि नर्व सेल्स स्पेशल टाइप के सेल्स,
ये सेल्स ना आपको कहीं और आपकी बॉडी में नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको ब्रेन में मिलेगा, नर्व सेल्स। ठीक। अच्छा, बोन्स के सेल्स सिर्फ बोन्स में आपको मिलेंगे, मसल्स सेल्स सिर्फ आपको मसल्स में मिलेंगे। तो इनके साथ हम क्लोनिंग करने में ना हमें बहुत मसले हैं। क्या मसले हैं इनके साथ काम करने में? इनके साथ वो मसला ये है कि इसमें जो है ना जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ना वो स्विच ऑफ कर दिया जाता है, और फिर हम जो है ना उसको रीसेट नहीं कर सकते, उस प्रोग्राम को जो है ना रीसेट नहीं कर सकते। क्लोनिंग फ्रॉग के सक्सेसफुल हुई थी 1950s में, फ्रॉग के साथ हुई थी। और क्लोनिंग जो है लाइव स्टॉक और फ्रॉम फीटल सेल्स इन 1970s में हुआ था, कुछ सेल्स के साथ। डॉली हुई 1996 है। 97 में अगर कोई कहेगा तो गलत नहीं होगा, 97 में भी 97 की भी फिगर लोग देते हैं, 96 हमारी स्लाइड कह रही है। तो ये जो है ना स्कॉट, ये इसने किया था, आयन विल्बर्ट ने इस पे काम किया था, मदर शीप को लेके, और बिल्कुल उसी जैसा जो है ना एक नया शीप बनाया था। बस क्या किया था इस तरह से जो है। अब ये हैंग हो रहा है। तो ये जो है ना इतना कोई आसान नहीं था, किसी की भी क्लोनिंग किसी भी तरह से कर ले। ये कह रहे हैं कि 300 दफा ट्राई करने में ना एक दफा इंसान सक्सेसफुल होता है। तो डॉली जो है ना वो मैच्योर हो गई थी और सक्सेसफुल थी, और ये 1998 में भी ना ये हयात हुई, 97 में ये पैदा हुई थी। अच्छा, ये देखिए ये थोड़ी सी क्लोनिंग के डायग्राम है। ये क्या दिखा रहा है? ये तो आपको डीएनए याद है ना आपको? देखिए डीएनए में हमने चेंजेस लाए हैं, डीएनए के चेंजेस किए हैं, और इस तरह से जो मदर बेबी प्रोड्यूस हुई ना वो बिल्कुल अपनी माँ से रिजेम्बलेंस रखती थी। क्लोनिंग सिंस डॉली, डॉली जो हुई ना उसके बाद ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा साइंसदानों को, और बहुत खुशी की लहर डॉली इस तरह से जो है ना हम जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे और एक हेल्थी लाइफ गुजारेंगे। एनिमल्स आप समझे, ईटेबल एनिमल्स अगर ग्रो करने लगे, अब जैसे आजकल चिकन कितनी महंगी हो गई, वो भी ब्रायलर चिकन है ना, तो अगर इस तरह से चिकन भी हम बना लेते हैं या गोट बना लेते हैं, काउस बना लेते हैं, तो हमारी फूड रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा जो है ना वो इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा, एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं इसके, लेकिन ये एडवांटेजेस आपको तो समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो हमारी फूड रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके साथ जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स का मतलब है इसमें इख्तलाफ है, इसमें एग्रीमेंट नहीं है, लोगों की तैयार नहीं है लोग ये सब करवाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसमें कहते हैं ना कि इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कंसर्न्स आ रहा है। सपोज करें अब जैसे डॉली बनी है, अब उस तरह से लोग कहते हैं कि मैं डॉली बना दी, अब डॉली अगर अभी तक जिंदा होती तो क्या असली शीप की जो स्ट्रक्चर है और जीन्स है वो खत्म हो जाता, और सिर्फ रिप्रोड्यूस होता, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग ट्रांसजेनिक शीप प्रोड्यूस हो रही होती। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरे ये कि ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इसमें मसला आ रहा है, और सोसाइटी में भी मसला आ रहा है। सपोज करें कि जैसे अभी मोटर का जो मुलजिम था आबिद, ठीक है, अब तो वो उसका तो आपको पता ही है, जितना कि हमें मीडिया ने कवरेज दी है, तो हमें यही पता चला कि उसका तो उसकी पूरी फैमिली इसी काम में इन्वॉल्व है ना, उन लोग का प्रोफेशन ही है ये, इसी तरह के काम करना जो है, और लोगों को दिखाने के लिए वो लोग मजदूर हैं, राजमिस्त्री टाइप के लोग बने हुए, असल में वो लोग ये सब कर रहे हैं। तो अगर ये लोग जब इनके पास तो पैसा, आपको पता है कि इनके पास तो अनगिनत पैसा होगा, तो ये लोग क्या अपनी कॉलोनी नहीं करवा लेंगे? कि जैसा भी मुल्जिम आबिद पे इतना शोर हुआ था, उसकी इतनी कीमत लग गई थी, और हर जगह उसको सर्च किया जा रहा था, मोस्ट वांटेड हो गया था पाकिस्तान में, तो वो कॉलोनी करके अपना रख लेगा इस तरह तो, और फिर जब जरूरत होगी वो अपने आप को छुपा लेगा और उस आबिद को आगे कर देगा, है ना? एक मसला आ गया ना यहाँ पे। अच्छा, एक मसला ये आ गया, अगर दूसरी तरफ देखें, अब जैसे बिलावल है, अब जब बिलावल छोटा था उसी वक्त लोगों को पता था ना, सबको पता था ना, जो उस लोग बड़े थे सबको पता था कि आगे चल के ये लीडर लीडर बनेगा ये, क्योंकि लीडर का बेटा है ना, लीडर फैमिली में से है, तो लीडर ही बनेगा ये। तो बिलावल की क्लोनिंग हो जाती,
कोई ना कोई तो कर ही लेता। तो आज क्या होता, आज हमारे पास दो बिलावल होते। अब लोग किसको असल असल मानते हो, किसको नकल मानते। इसी तरह से प्रिंस विलियम है। अब प्रिंस विलियम की भी क्लोनिंग कोई कर दे तो फिर क्या होगा, कितना मसला खड़ा हो जाए। तो कंसर्न्स हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ना, इस वजह से हालांकि इतनी रिसर्च हुई है और ये कोई बोलने में बहुत आसान लगता है कि हाँ इस तरह से जीन्स निकाला, जीन्स इंसर्ट कर दिया, जीन्स के साथ साथ काम कर दिया, लेकिन जो है ना आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये इतना आसान काम नहीं है। जीन्स निकालना ही कोई आसान काम नहीं है। इसमें लैब में कितनी सेंसिटिविटी होगी, कितना सेंसिटिव काम है जीन्स को निकालना डीएनए में से एक सेल जो कि खुद माइक्रोस्कोपिक है, फिर उसके अंदर जाकर उसके न्यूक्लियस में से कुछ निकालना, फिर उसमें दूसरा डालना, जीन्स कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना ये सक्सेसफुल नहीं हो सका, क्योंकि कहते हैं कि क्रिएशन जो है ना वो सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ अल्लाह बना सकता है। अब हम तो अल्लाह कह रहे हैं ना बीइंग मुस्लिम, तो नॉन मुस्लिम गॉड कहेंगे। वो कहेंगे कि जो है ना क्रिएटर तो सिर्फ गॉड है, गॉड के अलावा जो है ना कोई भी नहीं कुछ बना सकता। तो इसीलिए शायद डॉली भी बची नहीं, क्योंकि अगर डॉली बचती तो मुसलमान होने के नजरिए से अगर हम सोचें तो हम कह सकते हैं कि हम सोच सकते हैं जो ये क्या हो गया, ये तो इंसान भी एक नया बंदा और नया एनिमल बना सकता है, ऐसा कह सकते थे ना नाउजुबिल्ला। तो ये है कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसकी अपने एक्सपेक्टेशन जितना लग रहा था कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, वो नहीं हो सका। ठीक है। तो इसमें जो है कि हमने इस पे काम किया, लेकिन इसको जो है ना वो कोई अपनी खातिर का पजीराई नहीं मिली। फिर भी ये कहते हैं कि होप डाला है मैंने आपने, लेकिन नॉट बैड, ये एंड नहीं है। इस तरह से करते हैं तो हो सकता है कि फिर हम जो है ना एक दिन कुछ और अच्छा कर लें जिससे कि किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है कि ऐसा हो जाए, हो सकता है ना। अच्छा, अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि क्लोनिंग तो हो गई है, उसके बाद हम डिजीजेस देखते हैं। डिजीजेस, डिजीजेस क्या चीज है, डिजीजेस इसको देखते हैं डिजीज को। डिजीज की डेफिनेशन क्या है, क्या डेफिनेशन दे रहे हैं साइंस हमें। साइंस कह रहा है डज नॉट अलाउ द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली। डिजीज कुछ ऐसा गड़बड़ है बॉडी मैकेनिज्म में जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती है। ठीक। अच्छा, कैन इफेक्ट इंडिविजुअल ऑर्गन्स और एन एंटायर बॉडी सिस्टम। डिजीज दो तरह से हो सकती है, एक तो किसी ऑर्गन में आपको मसला हो जाए या फिर पूरी बॉडी में हो जाए। जैसे अगर आपको फीवर हुआ है तो पूरी बॉडी आपकी इन्फेक्टेड हो गई है ना, पूरी बॉडी मसले में आ गई है। ठीक है। लेकिन अगर सपोज करें कि आपको किसी को गॉड फॉरबिड के किसी को दिल का मर्ज आ गया है, कोई हार्ट हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो उसका एक ऑर्गन सिर्फ इफेक्टेड है और वो हार्ट है उसका, अब दूसरे ऑर्गन बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे हैं। ठीक है। किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे, तो इसका मतलब उसके सारे ऑर्गन्स तो सही है, बस किडनी में प्रॉब्लम है इसीलिए वो जाके डायलिसिस करवा रहा है। तो डिजीज दो तरह के, एक तो है कि इंडिविजुअल ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है और दूसरे जो है पूरे बॉडी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। अगर मेरे जिसम में दर्द है तो वो दर्द मेरे पूरे जिसम में हो रहा होगा, जो आमतौर पर बुखार में हो जाता है, नजले में हो जाता है। ठीक। अच्छा, डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। डिजीज को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। पहला ग्रुप कहलाता है इन्फेक्शियस और दूसरा ग्रुप कहलाता है नॉन इन्फेक्शियस। अच्छा, इन्फेक्शियस डिजीज किसको हमने कहा, इन्फेक्शियस डिजीज जो है अ डिजीज दैट कैन बी पास फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो डिजीज पास हो सकती है वो इन्फेक्शियस डिजीज कहलाता है, जिसमें कि जिसको हम कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करता है उसको हम पैथोजिन कहेंगे, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन डिजीज कॉज करता है उसको हम पैथोजिन कहेंगे, पैथोजिन। ठीक।
पैथोजिन कहेंगे। पैथोजिन कौन है? टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन कॉज डिजीज। 4 तरह के पैथोजिन है हमारे पास, यानी 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। उसमें एक है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, फिर है फंगी और तीसरा है प्रोटिस्ट। अब इसमें देखिए ये बैक्टीरिया की शक्ल दिखाई है, ये आपका वायरस है। वायरस से तो आजकल आप लोग दिन में कितनी दफा इसको देख रहे हैं, कोरोना का वायरस तो दिन में कितनी दफा दिखा रहे हैं। ये फंगी है, ठीक। और ये जो है ना प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट जो है ना ये एक्वेटिक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पानी के जानवर है। और ये जो आपको फंगी नजर आ रहे हैं ना, ये देखिए आपके पाँव में, पाँव में जो हमारा सफेद सफेद धब्बा लग जाता है सर्दियों में खास तौर पर, ये फंगस होता है असल में। तो ये देखिए तस्वीर भी ना आपके तलवे की है। तो हमें जो है ना सर्दियों में बहुत, मैम वो जो हाथों में भी जो छाले टाइप के पड़ते हैं वो भी फंगी उसमें आएगा? हाँ आ सकता है, हाँ फंगी हो सकता है। हो या ये नहीं कह सकते कि नई जिल आ रही होती है इसलिए ये पूरा तो प्रोसेस हो रहा होता है? है ना, वो जो नई पुरानी जिल्द उतर के नई जिल्द आती है वो एक्जिमा डिजीज है, वो डिजीज है, एक्जिमा कहलाता है वो। हर एक का तो स्किन नहीं उतरता ना, हमारे यहाँ साथ तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है कि पुरानी खाल उतर जाए और नई खाल चढ़ जाए। लेकिन जिन लोगों को होता है वो असल में बीमारी और फंगस डिजीज है जिसको हम एक्जिमा कहते हैं। उसमें ये होता है कि ये जो हमारी असली खाल होती है ना, ये उतर जाती है और फिर उसके बाद नया ग्रो कर जाता है, रीजनरेट कर जाता है। अच्छा, पैथोजन कैन कम फ्रॉम अनदर पर्सन। जैसे कोरोना में सबको पता है कि हमें क्यों सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया, क्यों हम ऑनलाइन क्लासेस में आ गए, कि हम एक आदमी अपने से दूसरे में ट्रांसफर कर सकता है। अगर मुझे ना कोरोना का फीवर तो छोड़ दें, अगर सपोज करें मुझे वॉमिटिंग हो रही है, तो मैं अगर क्लास में आ गई हूँ, आपके पास आके बैठी हूँ, क्लास ले रही हूँ, तो ठीक है, मैंने मेडिसिन लिया हुआ है, तो सुबह वॉमिटिंग हुई थी, अभी नहीं हो रही, लेकिन आपको मुझसे कोई खतरा नहीं है। आपको आपको वॉमिटिंग नहीं लगेगी मेरी वजह से, क्योंकि वॉमिटिंग ऐसी बीमारी है जो मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ, है ना। या किसी स्टूडेंट को कोई वॉमिटिंग हो रही है तो वो क्लास में बैठा है तो ठीक है, किसी को कोई हार्म नहीं है, वो बैठ सकता है वो स्टूडेंट, क्योंकि वॉमिटिंग तो ऐसी डिजीज नहीं है तो किसी को लग जाए, है ना। लेकिन अगर जैसे आजकल के मौसम में सपोज करें हम लोग क्लास कर रहे हैं, किसी को फीवर है तो हम तो फौरन उसको बोलेंगे भाई घर चले जाओ, आ जाके अपना कोरोना टेस्ट कराओ, है ना। तो पैथोजन जो है ना वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। अब देखेंगे तस्वीर में आपको सब समझ में आ ही रहा होगा। हाथ मिलाना तो देखें खत्म ही हो गया है। मैं एक देखे थे स्पोर्ट्स चैनल का ना, स्पोर्ट्स चैनल में मैं प्रोग्राम, वो टॉक शो टाइप का आया था स्पोर्ट्स के बारे में। तो उसमें ना एक कोच ने बहुत अच्छी बात कही और मुझे ना बड़मला हंसी आ गई। उसने कहा कि हाथ मिलाने का जो काम अमल है ना, ये हमने बिल्कुल खत्म कर दिया कोरोना की वजह से। और देखिए अब इसको साल होने को आएगा, फरवरी में साल ही हो जाएगा ना। तो ऐसा ना हो कि हाथ मिलाने की आदत हम भूल ही जाए कि हाथ भी मिलाते हैं, है ना। अब हम भूल न जाए। जैसे आपको पता है अगर आप अपनी दादी नानी से बात करें ना तो उनको बताएंगे आपको कि सलाम करने के लिए ना दाएं हाथ ना सर तक पेशानी तक ले जाके सलाम करते थे। अब तो नहीं करते। अब पुरानी फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा ना सलाम कैसे किया जाता था। राइट हैंड को पेशानी तक ले जाते थे और सर को थोड़ा सा बो करके और कहते थे अस्सलाम वालेकुम। अब तो वो खत्म हो गया, है ना। बोसा भी लेते थे। हाँ पोछा भी लेते थे। तो वो खत्म ही कर दिया हमने। अब तो है गले मिलना भी बहुत हद तक खत्म हो गया था। अभी हाथ मिलाने का जो काम हम एक एक ये तो कर लेते थे आराम से। तो अब लगता है ना वो बंदा कह रहा था कि ऐसा ना हो कि ये कल्चर खत्म ही होते हैं हमारे अंदर। तो मुझे भी बस कह सही रहा है ना। पैथागॉन का मतलब ये है कि जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, जैसे कॉन्टेजियस डिजीजेस जो होते हैं। नहीं, पैथोजिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सलाहियत है डिजीज कॉज करने की।
बीमारी पैदा कर सकते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा कर सकते हैं वो पैथोजन है। और जो कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस मतलब होता है एक से दूसरे में लगना, जैसे कि ये नजला लग सकता है, घर में एक को नजला होता है बाकी लोगों को भी हो जाता है। और ये जो सबसे खतरनाक आजकल कोरोना है ये कंटेजियस है, एक को घर में होगा वो बेशक आइसोलेशन में चला जाए लेकिन दूसरे को भी होगा। कंटेजियस का मतलब है एक छूत की बीमारी कंटेजियस होता है, ठीक है, उर्दू में समझ है। जी कंटेजियस छूत की बीमारी होती है। जैसे कोई हमारे जी। सामने हमारे घर में नजला होता है तो हम क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स हो गया। हाँ चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। अब सादा जी बीमारी ले लेना, नजला ले ले, घर में किसी को नजला हो जाए तो फिर क्या जी। होता है, फिर उसको कहते हैं भाई तुम अपना टॉवल अलग करो, तुम मेरा टॉवल नहीं यूज करना। घर में सब भाई बहन एक दूसरे को डांट रहे होते हैं ना, तुम मेरा तकिया नहीं यूज करना, तुम मेरे बिस्तर पे नहीं सोना क्योंकि मुझे भी लग जाएगा, क्योंकि वो छूत की बीमारी है, एक को नजला होगा सबको नजला होगा। कोरोना है ये भी कंटेजियस है, एक को हो रहा है दूसरे को भी घर में होगा, तभी तो फिर होता है ना कि किसी फैमिली में एक को हो गया पॉजिटिव आ गया तो वो सारी की सारी आइसोलेशन में फैमिली चली जाती है, क्योंकि फिर जाहिर है फिर उनको बाहर निकालेंगे तो वो और लोगों को लगा देंगे बीमारी। तो पैथोजिन जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले पैथोजिन कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो हम इनको पैथोजिन क्यों कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं भाई नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि ये वो खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत है, जो बीमारी कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम दही आप खाते हैं ना, योगर्ट, योगर्ट कैसे बनता है? दूध से बनता है ना, आपको पता है। तो ये दूध को बनाने के लिए इसमें एक बैक्टीरिया डाला जाता है, लैक्टोबैसिलस कहलाता है। ये बैक्टीरिया जो है ना उसको दूध को फाड़ता है खास तरीके से। वो फर्मेंटेशन भी आगे पढ़ाऊंगी आपको आगे की क्लास में। तो वो बैक्टीरिया की वजह से योगर्ट बना है, तो वो पैथोजन नहीं है, वो आपको फायदा दे रहा है। दही खाना तो फायदेमंद है ना सबके लिए, हम लोग सब खाते हैं दही, तो सालन में इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह उसका यूज है। तो वो बैक्टीरिया तो है, वो बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जब पढ़ा रही होंगे ना उसमें अभी नेक्स्ट टॉपिक अगर हो सके इस टाइम में तो मैं उसी को बताऊंगी आपको, तो आप देखिएगा वो तो बैक्टीरिया है लेकिन वो पैथोजन नहीं है, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है बल्कि वो तो फायदा दे रहा है। ठीक है, भले फायदा ना दे नुकसान भी ना दे, अगर बीमारी पैदा कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो पैथोजन है, अगर बीमारी नहीं पैदा कर रहा है तो वो नॉन पैथोजन। ठीक है, तो पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा कर सकते हैं, बीमारी पैदा कर सकते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी की तरह। ये सारी तस्वीरें तो आप समझ चुके हैं। अच्छा, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? कंटेमिनेशन जिसमें के कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसे देखिए ये जो आपको है ये पैकिंग जब होती है ना इसकी कैन फूड की, तो कैन फूड जब पैक हो रहा होता है उस वक्त ना इसमें एक जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, और अगर ये बहुत दिनों तक पैकिंग में रहा तो इसको खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसमें ये कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स है, कंटेमिनेटेड ले, मतलब है। लेकिन हाँ बोले। प्रिजर्वेशन के लिए इसके लिए चीजें डालते हैं इसमें, प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। डालते हैं, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आता है ना वो उन प्रिजर्वेटिव को का फेवरेट होता है, वो उसको खाते हैं और मजे से वहाँ रहते हैं और ग्रो करते हैं। जब बैक्टीरिया पढ़ाऊंगी ना तो उसमें आपको उसका नाम भी बताऊंगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, अभी देखिएगा कैन फूड में, कैन फूड तो खैर हम लोग जो पाकिस्तानी है ना, हमारे मुल्क में तो मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ स्वीट कॉर्न का हम कैन यूज कर लेते हैं, पाइन एप्पल का कभी कभी कर लेते हैं और ये ड्रिंक्स का करते हैं। लेकिन बाहर मुल्कों में तो तकरीबन हर चीज ही ना ऐसे कैन में बना हुआ आता है, ये आपको पता होगा है ना, मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, पका पकाया सालन भी ऐसे कैन में होता है। तो ये भी ना कंटेमिनेशन कर सकता है, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। और क्योंकि आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया ना इतने ज्यादा है कि इनको इनकी क्लासिफिकेशन भी जो है ना डिफरेंट तरीके से की गई है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनको वो ऑक्सीजन ना भी हो ना उसमें भी सर्वाइव कर लेंगे,
कुछ को ऑक्सीजन चाहिए, कुछ को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कुछ को नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, कुछ को ना बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, उसमें भी ग्रो कर लेंगे। कुछ जो है ना हमारे फ्रीजर जैसे चिल जगह पे भी कर लेते हैं। फ्रीजर जैसी जगह पे भी, फ्रीजर से ज्यादा ठंडा क्या होगा, वो तो इतना ज्यादा बर्फ जमा हुआ होता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये भी फूड पॉइजनिंग इससे हो सकती है, कैन फूड से, ठीक है। अच्छा, फिर एक ये बिस्किट आप देख रहे हैं जिसमें कि आपको नजर आ रहा है ना, फीलिंग है, ये शुगर की फीलिंग है, चॉकलेट शुगर हुआ ना, ये भी कंटामिनेशन है। इसका तो खैर आजकल कोरोना की वजह से हम लोग खूब पढ़ रहे हैं, है ना, कि इसको स्टरलाइज कर लेना, लॉक को, क्योंकि बार बार लोग छू रहे हैं तो इससे भी कंटामिनेशन हो सकती है। और ये हमारे यूटेंसिल्स जो है, एनिमल बाइट से भी हो सकता है। एनिमल बाइट में देखें आपके पास जैसे ये डिफरेंट बाइट्स हैं, ये जैसे मलेरिया वगैरह है, डेंगू है, आजकल डेंगू बहुत ज्यादा हो गया है। डॉग्स तो अल्लाह जाने ये सीन में कहाँ से आ गया है ना। हर जगह मैंने अच्छी अच्छी जगहों पे, शॉपिंग मॉल के पास भी ना इन डॉग्स को देखा ही। हमारे यहाँ से निकलो ना एम्स से, तो यहाँ पे भी दो चार कुत्ते हमारा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, है ना। अभी भी आते भी मुझे, मेरी दोस्त से मुलाकात हुई है। इन्वायरमेंट में भी कंटेमिनेशन है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये कील लगा है, लकड़ी में लगा है, अभी ये देखिए ये जंग लग रहा है। तो ये जंग जो है, अब कहने को तो आप कहेंगे क्या कंटेमिनेशन है, ये तो जंग है ना भाई। जंग तो है, लेकिन जब ये जंग के पार्टिकल्स उड़ेंगे ना, तो आपके नोज के जरिए जो है ना आपके लंग्स में जाएंगे और आपके लंग्स को डैमेज करेंगे। कहने को ये जंग है, ये जंग बहुत खतरनाक होता है। आयरन की जो ये छोटे छोटे जरात है ना, ये तो ना तब आपके लंग्स को ही फाड़ देंगे अंदर जाके। क्योंकि हम और दो कि हमारी जो नॉस्ट्रल है, नाक के जो सुराख है, उसमें आपको पता ही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे से बाल हैं, जो कि डस्ट को रोकता है। कभी हम ऐसी जगह से गुजरे जहाँ डस्ट और धुआं, हमें छींके आने लगती हैं ताकि वो जो है ना साफ हवा अंदर जाए। लेकिन इस तरह की चीजें चली जाती हैं, तो ये इन्वायरमेंट में गंदगी देखें, इससे जो है ना कंटेमिनेशन होगी। इम्यून सिस्टम हमारे पास है, सबको पता है ना, हमारे अंदर कुव्वत मदाफत है, इम्यून सिस्टम जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है कि डिफरेंट पैथोजन की जो है ना रिकॉग्नाइज कर ले। जैसे जैसे कुछ आपको खाने को दिया गया हो, किसी रेस्टोरेंट में गया हो, आपने पहले ही ना खाना लिया, आपको ना उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लगा, ना थोड़ा गंदा सा, तो आपकी जो टेस्ट बड्स है ना, वही ना आपको इंडिकेशन देगा वो ये तो खराब फिर आप उसको मना करते नहीं, ये मुझे नहीं खाना, ये कंटेमिनेटेड है ना। तो ये जो है ना हमारे इम्यून सिस्टम जो है ना, वो भी जो है ना एक तरह से रेस्पॉन्सिबल है डिस्टिंग्विश करने के लिए कि डिफरेंट काइंड के पैथोजेंस हैं। जैसे देखिए, आपको पता है ना, जब आपको कभी इन्फेक्शन हुआ हो तो आपको बुखार आया होगा, सबसे पहले बुखार आया, और बुखार तेज बुखार आता है। कोरोना से हट जाए, अब कोरोना बहुत हो गया, कोई भी ऐसा सपोज मलेरिया हो गया, बहुत तेज बुखार आए, कोई भी इंफेक्शन होगा ना तो बुखार पहले आएगा। बुखार इसलिए आता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जब कोई बैक्टीरिया अंदर पैथोजन अंदर जाता है, तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना उसको डिटेक्ट कर ले, दो ये कौन आ गया। फिर वो जो है ना बॉडी को इतला देता है कि देखो कोई गड़बड़ है, कुछ हुआ है। तो फिर वो किस तरह से बताता है, वो एक केमिकल रिलीज करता है वहाँ पे, जिसकी वजह से बुखार चढ़ता है हमारी बॉडी में। जब हमारे पास हमें बुखार चढ़ जाता है, ऐसा आपको पता हो, कभी हमने बहुत काम किया हो, बहुत काम किया हो, सुबह से शाम तक घर का काम या यूनिवर्सिटी का काम बहुत किया है, तो आप वैसे थक गए होंगे, तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर आ गया होगा। लेकिन वो आया और रात को आया, सुबह खत्म, खत्म हो गया। लेकिन कुछ बुखार होता है कि वो जाता नहीं है, वो बॉडी में रहता ही है। तो वो इस वजह से रहता है कि वो बॉडी का सिस्टम जो है ना, वो टेम्परेचर हाई हो जाता है 98.4, तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है 98.4 से बढ़ के, आपको पता है कभी 102 हो जाएगा, कभी 103 भी हो जाएगा। तो वो क्यों होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना, वो चाहती है कि ना इतना टेम्परेचर अंदर का कर दो ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ रह ना पाए और भाग जाए, मर जाए, फौरन मर जाए, सब मर जाए गर्मी की वजह से।
ये चालाकी होती है। इस वजह से हमें इन्फेक्शन में ना बुखार आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, अब आपको आप कहेंगे कि भाई जब ऐसा है कि टेम्परेचर राइज होता है हमारी बॉडी का, इंटरनल टेम्परेचर, मैं एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहे, इंटरनल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर कौन सा होता है? जैसे आप एसी के कमरे में रहे, ठीक है, अभी अगर अभी जैसे आजकल के मौसम में अभी आप सपोज करें 1 घंटा एसी में बैठ गए, तब बाहर निकलेंगे, एसी से बाहर की जगह पे जाएंगे तो आपका टेम्परेचर आपको कूल 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 सा लगेगा, है ना। लेकिन जब सपोज करें जैसे किचन में अगर आपने 1 घंटा काम कर लिया तो वहां से बाहर आएंगे तो आपको ना बहुत गर्मी अंदर किचन में लग रही होगी। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट गर्म था तो आप भी गर्म गर्मी महसूस कर रहे थे। तो ये जो हमारी बॉडी की जो इंटरनल टेम्परेचर है अंदर का, वो तो कांस्टेंट है 98.2। तो जब इन्फेक्शन होता है तो टेम्परेचर राइज होता है, इम्यून सिस्टम हमारा राइज करता है, ताकि जो बैक्टीरिया आए हैं ना, वो अगर थोड़े से हैं तो वो गर्मी की वजह से मर जाएंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर वो हमारा इंटरनल सिस्टम टेम्परेचर राइज करके भी उसको नहीं मार पाता है, तो फिर हमें फिर मेडिसिन लेना पड़ता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो मेडिसिन देता है आपको, ठीक है। इम्यून सिस्टम है हमारे पास जो हमें बताता है कि पैथोजन जो है वो आ गए। अच्छा, when a pathogen enters the body, अगर बॉडी में एंटर हो रही है तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के कभी तो वो कोल्ड कॉज करेगा, फ्लू है, इंफेक्शियस डिजीज, कोल्ड, फ्लू, स्ट्रेप थ्रॉट, जो गले में खराश आ जाती है गले में खराश आती है और थोड़ा सा टेम्परेचर भी महसूस होता है जब हमारा गला खराब हो रहा हो तो स्ट्रेप थ्रोट उसको कहते हैं, इसमें गले में खराश होती है। हम एथलीट्स फूड कौन सा होता है? जो आपके पाँव में होता है, आपके पाँव में होता है ना, एथलीट तो वो खिलाड़ी होते हैं जो ओलंपिक्स में खेलते हैं, तो उनको ज़्यादा ये तकलीफ होती है। इस वजह से इस बीमारी का नाम जो है ना एथलीट्स फूड रखा गया है। क्योंकि आपको जैसे आप भी मोजे जूते पहनते हैं, लेकिन आप कितनी देर के लिए पहनते होंगे? सपोज अब कोई कोई आप जैसा बंदा ऑफिस वर्क कर रहा है तो 9 से 5 जॉब कर रहा है, तो ज़्यादा तो वो 8 बजे से 7 बजे तक उसने पहना होगा। फिर पहना भी है तो कोई दौड़ धूप तो नहीं कर रहा होगा ना, जैसे एथलीट्स दौड़ते हैं तो क्या होता है जब हम मोजा पहनते हैं और उस पर जूता पहनते हैं तो वो जाहिर है अंदर मॉइस्चर होता है, गीलापन आने लगता है। अब वो गीलापन जो है वो ज़्यादा किसको आता है? एथलीट्स को आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा तेज भाग रहे होते हैं, पागलों की तरह भाग रहे होते हैं रेस जीतने के लिए, तो उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। हमें भी होती है, हमें भी होती है। तो ये एथलीट्स फूड कहलाता है, जिसमें फंगस हो जाता है, जैसे पिक्चर में आपको दिखाया था। तो लेकिन उसको कहते हैं, उस बीमारी को एथलीट्स फूड कहते हैं। एड्स, एड्स इंफेक्शियस डिजीज है, ठीक। कोल्ड क्या चीज है? इलनेस कॉज बाय वायरल इन्फेक्शन लोकेटेड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो लंग्स वगैरह है और ये इन्फेक्टेड होता है, और नोज भी इन्फेक्टेड होता है कोल्ड में, सर्दी में इतनी छींकें आ रही होती हैं, रनिंग नोज हो जाता है। Cold virus multiplies and attacks the mucous membrane of the nose and throat, causing the common effect of the cold. अच्छा, म्यूकस क्या किसको कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है, देखिए आप नाक भी आप देख, आपको पता है कि ये ना अंदर से ड्राई नहीं है, बिल्कुल ड्राई नहीं है, गीला है ना, गीला है। आप अपना मुंह देख लें, ड्राई नहीं है, गीला है। अच्छा, अगर आप ईयर देख लें, कान देख लें अपने, वो अंदर से वहां पे भी गीलापन है, बाहर बाहर के साइड को ना देखे, अंदर गीला है ना। तो अल्लाह ने ना अंदर हर चीज गीली बनाई है, वेट रखा है, और ये वेट जिस चीज से रखा है ना उसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन गीला गीला सा मेम्ब्रेन है। और ये गीलापन क्यों है? अंदर हर जगह गीलापन क्यों है? आपने रियल में नहीं तो मूवीज में देखा होगा, हार्ट को देखा होगा गीला होता है, पेट को देखा होगा गीला होता है, लंग्स को देखा गीला होता है। तो ये गीलापन म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से होता है। गीलापन होता क्यों है? म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों होता है? ताकि है ना, अगर ये ड्राई होते ना, सब कुछ ड्राई होता अंदर, तो फिर ये ना फ्रिक्शन की वजह से कोलैप्स कर जाते हमारे लंग्स। अगर इसमें म्यूकस ना होता ना
तो ये कोलैप्स कर जाते हैं, सुकड़ जाते हैं बिल्कुल। जैसे बलून, बलून में आपने हवा भरा तो वो आपको बलून की शक्ल का नजर आ रहा है। अगर वो आपने हवा निकाल दी तो वो कोलैप्स कर गए। हवा निकल गया तो बलून की शक्ल खत्म हो गई। जैसे आपकी गाड़ी का टायर, टायर में से हवा निकल गई तो वो चिपक जाता है, बस फ्लैट हो गया आपका टायर। हमारा लंग्स क्यों नहीं फ्लैट होता? क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना उसको कोलैप्स होने से रोकता है। ठीक। Cold cannot be treated with an antibiotic because it is caused by a virus. तो एंटीबायोटिक जो है ना, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगी। एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो बैक्टीरियल, अगर बैक्टीरिया का अटैक होता है उसमें दिया जाता है। एंटीबायोटिक वायरस में कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। फ्लू जो है ना असल में इन्फ्लुएंजा से निकला है। वर्ड है इन्फ्लुएंजा, कॉमनली नोन एज फ्लू, हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, आपको पता है। Typically causes fever, muscle aches, and most serious of them common cold and usually last longer. तो ये जो है ना ये ज़्यादातर जो बुखार है, मसल्स में दर्द होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, खांसी भी होती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है। एथलीट्स फुट, फंगल इन्फेक्शन है, कहाँ होता है? स्किन ऑफ द फीट में होता है। मे बी कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम pelvic involvements। अच्छा, grow in the warm and moist environment usually between the toes are difficult to cure। बहुत डिफिकल्ट होता है क्योर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है तलवे ऐसे हैं जो कि आप अक्सर तो वो जमीन से चिपके हुए होते हैं या जूतों के साथ चिपके हुए होते हैं। इस वजह से इसका इलाज जो है ना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है। एड्स, एड्स भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, कंटेजियस डिजीज है। इसका मतलब क्या? एड्स एब्रीविएशन है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको हम एड्स कहते हैं। अच्छा, एड्स में क्या होता है? ये एक वायरस से कॉज होता है जिसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या HIV वायरस। HIV वायरस से एड्स होता है। अब एड्स जो है ना वो क्या करता है? हमारे वायरस में जो अटैक करता है इम्यून सिस्टम को, और ये जो है क्या करते हैं? हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को बिल्कुल तबाह कर देता है। एड्स किस तरह से होगा? एड्स जो है ना हमारे पास तीन तरह से होता है। एक तो ये होता है सिरिंजेस हम यूज करते हैं ना, सुई लगाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, वो अगर एक ही सिरिंज से हम 3-4 पेशेंट को यूज करेंगे, 3-4 पेशेंट के लिए एक सिरिंज, तो उससे जो है ना ये वायरस फैलता है। तो एक तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरे एड्स फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। गॉड फॉरबिड कि अगर घर में किसी को ब्लड की जरूरत पड़ गई है तो फिर हम क्या करें? हम ब्लड बैंक से ना खरीदें, क्योंकि ब्लड बैंक में ब्लड कौन देने जाता है? हीरोइन ही होते हैं ज्यादातर, एडिक्टेड पर्सन है ना, जो नारकोटिक्स खा रहे होते हैं, हेरोइन पी रहे होते हैं, वो जाके अपना ब्लड दे देते हैं ताकि वो कमाने के काबिल तो रहते नहीं है, तो ब्लड दे के जो है ना वो कुछ पैसे हाथ आ जाते हैं नशा खरीदने के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी घर में खुदा न खास्ता कभी भी ब्लड की ज़रूरत पड़े किसी को हमारे फैमिली में, तो हम ना अपने रिलेटिव्स में ही चेक कर लें तो हमारा सेम ब्लड ग्रुप है, तो हम ही ब्लड डोनेट कर दें ताकि जो है ना हम एड्स से बच सकें। ठीक है। स्ट्रेप थ्रोट क्या होता है? गले की खराश, जो शदीद किस्म का भी होता है ना, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। इसके सिम्टम्स सबको पता ही नहीं है, फीवर है, पेन है, रेडनेस है, और इतना ज़्यादा होता है कि उनको खराश हो जाती है, अभी बोलने को भी दिल नहीं चाहता, है ना। और मे प्रोड्यूस माइल्ड और सीवियर सिम्टम्स, किसी में नजला बहुत तेज होता है, किसी में कम होता है, आपको पता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिससे जो एक से दूसरे में नहीं लग सकता, उसमें डायबिटीज है। डायबिटिक पेशेंट हमारे साथ रहे, खाए पिए सोए, हमें कोई मसला नहीं है, वो छूत की बीमारी नहीं है, उसको बीमारी हमें नहीं लग सकती, है ना। एस्थमा है जिसको दमा कहते हैं। पार्किंसन डिजीज है, इससे नर्वस ब्रेकडाउन का है, जिसमें जो है ना ब्लड मसल जो है ना वो काम नहीं करते। स्किन के कैंसर्स है, ये सारे जो है नॉन पैथोजेनिक डिजीज है। और डिजीज डायबिटिक क्या है? डायबिटीज क्या चीज है? डायबिटीज डिजीज है दैट रिजल्ट इन ग्लूकोज लेवल बीइंग हायर देन नॉर्मल।
हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल एक रेंज में, वो रेंज कैसे डिसाइड होता है, हमारे एज और हमारे बॉडी वेट के हिसाब से। अगर उसके लेवल से हम ऊपर चले जाते हैं तो हम कहते हैं हमें डायबिटीज हो गया है, हम डायबिटिक पेशेंट हैं। तो ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है, जब जो है it is caused by the person's inability to either produce or use properly a natural chemical made in the pancreas called insulin. पेनक्रियास जानते हैं, हमारे स्टमक के पास होता है, लबलबा इसको उर्दू में बोलते हैं। ये जो है ना पेनक्रियास एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन इंसुलिन तो आपको दवा भी है डायबिटिक पेशेंट का, तो इंसुलिन तो जानते होंगे। तो इंसुलिन असल में ना दवा का नाम तो रखा ही दिया है ये, लेकिन असल में इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ये क्यों प्रोड्यूस होता है इंसुलिन? इंसुलिन इसलिए प्रोड्यूस होता है कि अगर आपने एक्सेस में शुगर खा लिया, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब हम नाप तोल के तो शुगर खाते नहीं है। अगर केक बना है और केक बहुत मजे का है तो हम एक से ज्यादा भी खा लेते हैं ना, एक पीस भी हम दूसरा भी ले लेते हैं। ऐसी कोई, अब जैसे अब गाजर का हलवा बन गया बहुत मजे का है तो हम थोड़ा सा ज्यादा ही खा लेते हैं। हमारी बॉडी को उतनी शुगर नहीं चाहिए लेकिन हमने उतनी खा ली है। तो इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में, वो एक्स्ट्रा शुगर को रख लेता है, एक्स्ट्रा शुगर को रख लेता है और बॉडी को देता नहीं है, अलग से लीवर में जाके स्टोर कर देता है। और जब बॉडी को एक्स्ट्रा शुगर कभी चाहिए होता है, जैसे फास्टिंग वगैरह में आपको भूख लग रही है लेकिन आपका रोज से आप खा नहीं सकते, तो वो एक्स्ट्रा शुगर जो है ना बॉडी वापस कर, बॉडी को वापस हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये इंसुलिन करता है। लेकिन अगर हमने इतना ज़्यादा शुगर लेना शुरू कर दिया, इंसुलिन से खास मिकदार में निकलेगी ना बॉडी से, तो उससे ज़्यादा अगर होगी तो फिर ये है कि पेशेंट को जो है ना डायबिटिक हो जाएगा वो। अच्छा। वैसे एक सवाल है, हाँ बोले। वैसे जो आप बता रही हैं कि ज्यादा शुगर खा हम जब एक्स्ट्रा हो जाती है तो बॉडी को स्टोर करता है ये पेंक्रियास, तो हम्म, जब आप डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं तो फिर ये डॉक्टर इंसुलिन ही क्यों लगाते हैं? हाँ, इसलिए लगाते हैं कि इंसुलिन असल में हार्मोन है जो बॉडी खुद नेचुरली प्रोड्यूस कर रहा है, वो नेचुरली। हालांकि शुगर का लेवल तो वैसे ही हाई होता है, लेकिन कहते हैं कि अब ये इंसुलिन पे आ गया, इसको हर हफ्ते अब हाँ इंसुलिन के इंजेक्शन लेंगे। हाँ हाँ, बता रही हूँ। इंसुलिन हमारी बॉडी में, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास। अभी एक बच्चा आज पैदा हुआ है ना, उसके पास भी है। अच्छा, तो ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन जो है पैंक्रियास, इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है पैंक्रियास। अब ये इंसुलिन एक्स्ट्रा शुगर को जमा करेगा, अपने पास नहीं, लीवर के पास रखवा देगा। जैसे जैसे आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, सपोज आपको पॉकेट मनी मिलती है कि हर रोज की अलग पॉकेट मनी मिल रही है, तो आपने देखा एक महीने जो है ना आप कोरोना की वजह से कहीं बाहर ही नहीं निकले, तो खर्च ही नहीं हुए, पैसे बच गए। तो आप क्या करते हैं, अब आपको पता है अगले महीने फिर पैसे मिल जाएंगे, अब ये पैसे तो इस महीने के बच गए, तो आप उसको सेविंग में डाल देते हैं ना, रख देते हैं, चलो कभी ज़्यादा पैसे की जरूरत होगी तो काम आ जाएगा, तो आपने उसको सेव कर लिया। अब आप जो महीने महीने आपको पैसे मिल रहे हैं, आप वो खर्च कर रहे हैं, वो पैसा सेविंग में। अब आपको पता चला किसी को गिफ्ट देना है, अम्मी की बर्थडे है उनको गिफ्ट देना है, तब आपने वो क्या किया, आपको पैसे कम पड़ गए आपको, तो आप वो सेविंग निकाल के खर्च कर लेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है एक्स्ट्रा शुगर भी। कैसे, आज मैंने सपोज करें, आज मैंने गाजर का हलवा खा लिया, अब एक प्लेट खाना था लेकिन वो इतना अच्छा था कि मैंने 2 प्लेट खा लिया। अब वो एक्स्ट्रा शुगर क्या करेगा, होगा जो हमारे मेरे पेट में जाएगा तो वहाँ पैंक्रियाज जो है ना वो डिटेक्ट करेगा ये शुगर बहुत ज़्यादा है भाई इसमें, तो वो क्या, इंसुलिन जो है ना वो एक्स्ट्रा शुगर को, जितना इजाफी मैंने खाया है उसको कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देगा, जिगर में चला गया मेरे, ठीक है, वहां जाके स्टोर हो गया, और जितना रिक्वायरमेंट था ना वो बॉडी को दे दिया गया, और जितना एक्सेस में था वो जाके स्टोर हो गया। ठीक है, तब मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक, लेकिन अगर सपोज करें मैं रोज ही ऐसा कर रही हूँ, कभी केक खा रही हूँ तो मीठा अब शुरू हो गया मेरा रोज का मीठा, रोज मीठा खाए जा रही हूँ, एक्सेस में खा रही हूँ, तो इंसुलिन तो एक खास मिकदार में निकल रहा है ना बॉडी से, ये हार्मोन है ना, ये पानी की शक्ल का है, तो ये तो खास मिकदार में निकल रहा है बॉडी से,
तो मैंने उससे ज़्यादा खा लिया रोज एक्सेस में इंसुलिन इतनी नहीं है। सपोज कर लें कि 10 शुगर मॉलिक्यूल मैंने रोज खाना शुरू कर दिया। अब इतना लत पड़ गई मीठा की कि 10 के बजाय मैं 15 पे चली गई, 20 पे चली गई, 20 मॉलिक्यूल रोज एक्सेस में खा रही हूँ। इंसुलिन तो एक खास नुकसान में निकल रहा है, वो कितना कन्वर्ट करेगा? कुछ तो बच जाएगा ना, वो नहीं कन्वर्ट कर सका, उसके पास है नहीं, तो वो नहीं कन्वर्ट कर सका। वो एक्सेस में थी, वो ब्लड में नजर आएगा, ब्लड टेस्ट में नजर आएगा। अगर इंसुलिन उसको नहीं कन्वर्ट कर सका, स्टोर नहीं कर सका, तो वो हमें ब्लड शुगर में नजर आएगा। ठीक है, जिसको वो कन्वर्ट कर देता है वो नजर नहीं आता ब्लड शुगर के टेस्ट में, वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करें? अब देखिए मसला किसका है? इंसुलिन की कमी का है ना मसला। आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है, कमी हो गई है। कमी कमी तो नहीं हुई है, आपने शुगर ज्यादा खाना शुरू कर दिया। अब क्या करें? अब इंसुलिन कहाँ से लाएं? तो वही इंसुलिन हम अलग से देते हैं। तो जो हम इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो असल में इसलिए लगाते हैं कि ये जो नेचुरल इंसुलिन था वो कम पड़ गया, तो हम अलग से थोड़ा सा डाल देते हैं। जैसे आपको जो है ना ड्रिंक्स खरीदने के लिए पैसे कम पड़ गए, तो जो सेविंग में आपने रखा था वो यूज कर लिया, आपके अपने पैसे थे, न किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी, न इजाजत की जरूरत पड़ी, आप ही उसके भी मालिक थे, आपने यूज कर लिया, है ना। इसी तरह से हम एक्स्ट्रा शुगर अलग से इंजेक्शन में इंसुलिन डाल देते हैं, ताकि जो है ना वो भी कन्वर्ट हो जाए, रिस्टोर हो जाए लीवर में जाए, इसलिए हम इंसुलिन लगाते हैं। आगे बात समझ में है? जैसे मिस, जैसे कि अगर बिलफर्ज मेरे में जो है ना शुगर की मिकदार ज्यादा होगी, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, हाँ अब मैं इंसुलिन लगाऊंगा तो वो हाँ। क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा लीवर में शुगर स्टोर को कर देगा? एक्स्ट्रा शुगर को स्टोर करके लीवर में रखेगा, अच्छा। और ताकि क्योंकि अब ब्लड में ना क्योंकि आए। अब मैं डायबिटीज का पेशेंट हो गया हूँ, तो अब ये वर्क नहीं करेगा, जो हमारा बॉडी है वो वर्क नहीं कर रहा, इसलिए हम इंसुलिन की नहीं जरूरत नहीं, लगा रहे वर्क हैं ताकि करता वो। है, वर्क करता है, वर्क करता है। देखिए इंसुलिन एक खास मिकदार में पेनक्रियाज से निकला, जहां से निकलता है ना, जिस ऑर्गन से, जिस ग्लैंड से, उसको हम पेनक्रियाज कहते हैं। पत्ते की शक्ल का स्ट्रक्चर है इसका, जी जी। पेनक्रियाज से निकल रहा। अच्छा, एक खास मिकदार में निकल रहा, वो मिकदार का फैसला कैसे अल्लाह ताला करते हैं? वो उसका मिकदार का फैसला होता है हमारे वजन और हमारे हाइट के हिसाब से। ठीक है, आप सपोज कर लें कि एक पाव इंसुलिन निकलने की, ठीक है, रोजाना। अभी मैंने खाना खाया ना, अभी मैंने लंच किया, एक पाव इंसुलिन जो है ना वो सीक्रेट हो गया, हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जो शुगर अभी लंच में खा लिया ना, वो आधा किलो खा लिया, आधा किलो खा लिया। तो अब इंसुलिन के पास जब वो फूड गया है, तो इंसुलिन तो एक ही पाव है ना, तो वो एक पाव शुगर को स्टोर कर पाएगा ना? वो तो एक पाव है, तो दो आधा किलो को कैसे स्टोर करेगा? नहीं कर पाएगा ना, है ना। यस मैम। एक पाव है तो एक पाव को ही करेगा ना। जी। दो पाव, मैंने तो दो पाव खाया, आधा किलो खा लिया, तो वो एक पाव को तो उसने कर दिया, एक पाव एक्स्ट्रा हो गया, तो वो एक एक्स्ट्रा पाव जो है शुगर, वो मुझे ब्लड में नजर आएगा, वो फिर मैं डायबिटिक हो गई। तो इंसुलिन का इंजेक्शन ना आखिरी स्टेज होता है, डायलिसिस से पहले, सेकेंड लास्ट स्टेज होता है। फौरन इंजेक्शन नहीं लगता, अर्ली जो डायबिटिक पेशेंट है उनको नहीं लगता है इंसुलिन का इंजेक्शन, वो सेकेंड लास्ट स्टेज है इस ट्रीटमेंट का। जब हम देखते हैं कि बिल्कुल इंसुलिन जो है वो नहीं कर पा रहा है और शुगर बहुत ज़्यादा ब्लड में है, तो फिर हम इंसुलिन एक्स्ट्रा डाल देते हैं बॉडी में, ताकि एक्स्ट्रा शुगर जो है वो और ज़्यादा स्टोर हो जाए, एक पाव से ज़्यादा भी स्टोर हो जाए, हम अलग से इंसुलिन डाल देते हैं, इस वजह से डालते हैं इंसुलिन। लेकिन अर्ली स्टेज में नहीं डालते हैं, अर्ली स्टेज पर तो हम मेडिसिन में ही रखते हैं उसको, ग्लाइकोफ्रिजिन देते हैं ना, वो टैबलेट्स देते हैं, वो नहीं। सेकंड लास्ट स्टेज है, उसके बाद फिर डायलिसिस आ जाता है आखिरी स्टेज। ठीक है, तो अगर अगर डायबिटीज के पेशेंट जो है ना, उनकी बीमारी फैलती चली गई, तो उनको किडनी डिजीज होगा सबसे पहले,
क्यों किडनी क्यों इन्फेक्टेड होता है डायबिटिक पेशेंट का? सबसे पहले इसलिए कि हमारा ब्लड फिल्टर होने के लिए ना किडनी के पास जाता है। किडनी छलनी है, छलनी है हमारी बॉडी का, छानता है। क्या छानता है? जैसे चाय छलनी, चाय छलनी क्या छानती है? जो चाय आपने बनाई है उसमें पत्ती डाला है, उस पत्ती को छानते हैं ना आप पीने के लिए कि पीने के काबिल बने। जब उसको छान लेंगे तो आप उसका कहवा छानेंगे, तो वही छलनी हमारी किडनी है। तो ब्लड जब वहाँ जाएगा, वहाँ पे शुगर है, तो इस वजह से हमारा किडनी जो है ना वो काम करते करते थक जाएगा और उसमें प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और फिर आपको पता है कि ब्लड किडनी डोनेट भी होती है, 2 किडनी है हमारे पास, तो एक से भी काम चल सकता है। और अगर दोनों खराब हो तो एक कोई फैमिली में से डोनेट कर दे तो उस पर भी काम चल सकता है। हार्ट डिजीज भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड जो जा रहा है हार्ट को, वो उसमें इतना शुगर है तो नेचुरली हार्ट डिजीज होगा। विजन प्रॉब्लम्स भी होंगी। ये हमारी ना बीमारी को भी बहुत मुतासिर करता है। अगर किसी को डायबिटिक पेशेंट है और अपना इलाज वगैरह नहीं करा रहा तो उसको जो है ना आई साइट का प्रॉब्लम होगा, इवन वो ब्लाइंड भी हो जाता है, बंदा ब्लाइंड भी हो जाता है। लेकिन हर कोई नहीं, जो केयर कर रहा है और एहतियात भी कर रहा है और मेडिसिन भी ले रहा है तो उसको नहीं ऐसा होगा। ये उन केसेस में होगा जहाँ पे जो है ना इलाज हो रहा है ना कोई ख्याल रखा जा रहा है। हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर लीड टू डिसऑर्डर्स, जिसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, दूसरी किस्म के डिजीजेस जैसे नर्वस सिस्टम की हो सकती है, मसल्स की हो सकती है। मेजर सिम्टम्स क्या है? पार्किंसन डिजीज की। पार्किंसन डिजीज जो है ना बहुत ज़्यादा थरथराता है, जैसे लर्जिश जो आ जाती है, ठीक है, शेकिंग, जिसको हम ट्रीमर्स भी कहते हैं, शेकिंग, यानी कि हाथ मसल्स जो है ना अपने कंट्रोल में नहीं रहते, हाथ जैसे हिले जा रहा है, अपने कंट्रोल में कुछ भी ना रहे, थरथराहट सी बॉडी में रहती है। तो ये क्या होता है? डिसएबिलिटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट, मूवमेंट में भी जैसे आप सीधा पाँव रखना चाह रहे हैं तो उल्टा पाँव रख दिया, दो आड़े तिरछे होकर चल रहे हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि पार्किंसन डिजीज जो है ना नर्व टिश्यूज को डैमेज कर देता है, हमारे ब्रेन सेल्स के टिश्यूज को। इस वजह से इसका कोई इलाज नहीं है। स्किन कैंसर, स्किन कैंसर तो आपको पता है कि स्किन डैमेज हो जाएगी, ये यूवी रेज से भी हो सकता है। और हेरिडिटी भी होती है, कुछ लोगों की हेरिडिटी में भी ऐसा स्किन कैंसर आ जाता है। एस्थमा बहुत कॉमन है, हम लोग स्पेशली पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा एस्थमा का मसला, जिसमें कि लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, उसमें जो एयर वेज है वो आपको पता है ना हमारे ये तो पता हो सांस की नाली है ना, सांस की नाली को अगर समझ लें कि इसकी जो है ना चौड़ाई को कम कर दिया जाए तो सांस जो हवा हम ले रहे हैं उतने अच्छे से तो नहीं जा सकेगा ना। सपोज करें कि जो मेरी सांस की नाली है वो उसका एक खास न्यूमन है ना, न्यूमन, न्यूमन समझते हैं, डायमीटर, उसका सर्कुलर शेप में है ना, लंबा सा, जो हलक हलक तक जा रहा है, हलक से शुरू हुआ है और फेफड़े तक जा रहा है, तो वो मेरा छोटा कर दिया जाए या उसमें जो है ना कुछ और बीच में भर जाए। ये आप समझ लेंगे पानी का पाइप है पौधों को पानी देने के लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसमें ना पानी में इतना कचरा आ गया कि पाइपों में ना कचरा फंस गया या छोटे छोटे रेत फंस गए, तो पानी आएगा पाइप से सही से? नहीं आएगा ना, पाइप में से पानी सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो पाइप जहाँ से पानी आना था वहाँ तो कचरा फंसा हुआ है। जैसे मेरे घर में अभी हो गया था 3-4 महीने पहले हो गया था, जो छत से टैंकी थी ना उसमें छत के टैंकी में कचरा था, तो वो जब मेरे बाथरूम में पानी आ रहा था तो वो कचरा फंस गया लाइनों में। जब लाइनों में कचरा फंस गया तो बहुत रुक के, रुका तो नहीं था लेकिन बहुत स्लो, बहुत स्लो स्लो पानी आता था, बहुत स्लो स्लो। तो अब क्या किया प्लम्बर ने उसको, प्लम्बर ने ना उससे प्रेशर पंप लगाया, प्रेशर से ना इतना प्रेशर डाला ना उस पाइप में कि हैंड प्रेशर था वो, और जैसे वो साइक्लोन हवा हवा भरने वाला नहीं होता, बिल्कुल वैसा वो लेकर आए।
और उसमें मेरे पानी के पाइप में डाला और फिर उसको जैसे साइकिल में हवा भरते वैसे भरता गया, तो वो धड़ धड़ से ना सारा वो कचरा जो है ना पाइपों से बाहर आ गया। जब कचरा बाहर आ गया तब पानी नॉर्मल आ रहा है मेरे पास, तो पहले नहीं आ रहा था क्योंकि कचरा भर गया। इसी तरह से अस्थमा में होता है, जो सांस की नाली होती है ना, उसमें जो है ना क्या होता है, वो सुकड़ जाती है, नीमक कम हो जाता है, रास्ता कम हो जाता है। तो फिर इस तरह से उन लोगों को जो है ना डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग करने में। अस्थमा का अटैक भी होता है, कब होता है, जब इन्फ्लुएंट का रेस्पॉन्स है, जैसे कि डस्ट बहुत ज्यादा हो। आपको पता है अस्थमा जो है उसमें मरीज जो है ना ज्यादा अचानक सर्दी हो जाए किसी दिन, या अचानक बहुत गर्मी हो जाए, मौसम की तब्दीली ये बर्दाश्त नहीं कर पाते अस्थमा के पेशेंट, डस्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये जो जानवर है पेट एनिमल्स वगैरह है, या ना ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते, ना ज़्यादा सर्दी देख सकते, ना ज़्यादा गर्मी में रह सकते। सम अटैक स्टार्ट फॉर नो एपरेंट रीजन। कभी कभी अस्थमा का अटैक जो है ना वो डस्ट में ना जाए बंदा, चलो जानवरों के करीब ना जाए, एक्सरसाइज ना करे, उसके बावजूद भी जो है ना बगैर वजह के भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने कुछ डिजीजेस पढ़ी हैं जो कि ना एग्जाम्स में आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमारे पास कितना टाइम है? ऑफ करते हैं मेरी क्लास। ऑफ कर दो, बैक्टीरिया थोड़ा सा देख लेती हूँ क्योंकि बैक्टीरिया अभी पढ़ाया ना, तो अभी बैक्टीरिया का जिक्र आया तो आपको ना थोड़ा उसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर अगले में ना थोड़ा सा फिर से दोबारा करना पड़ेगा। वही चीजें हैं जो भी पढ़ चुके हैं ना, ये बैक्टीरिया और वायरस है उसी जी के जी। बारे में। बैक्टीरियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, एक सेल के होते हैं। अच्छा, सब लिविंग होते हैं। बैक्टीरिया जो है ना ग्रेटेस्ट परसेंटेज है, ये देखिए एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। अच्छा, स्ट्रक्चर तो नहीं बनाना होगा, तीन तरह के शेप के हिसाब से बैक्टीरिया ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा कौन है, बैक्टीरिया, ये याद रखिएगा। मैंने स्लाइड में नहीं डाला है लेकिन एमसीक्यूज में आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा अभी तक जो है वो तादाद में बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया को ना 6 तरह से डिवाइड किया गया है। ये एक तरह की डिवीजन है शेप की बुनियाद पे। शेप की बुनियाद पे जो हमने किया है ना वो 3 तरह से किया है। स्फेरिकल, अगर स्फेरिकल शेप के जैसे आप देख रहे हैं ना मोती की शक्ल के, तो इसको हम स्फेरिकल यानी कॉक्साई कहते हैं। अगर रॉड लाइक स्ट्रक्चर है हम बेसिलाई कहते हैं। अगर स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर है तो स्पाइरेला कहते हैं। ठीक है, ये तो 3 तरह से हो सकते हैं, लेकिन ये 3 किस्म के नहीं होते, 3 किस्म के शेप के हिसाब से होते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से भी होते हैं, फीडिंग हैबिट के हिसाब से भी होते हैं, बहुत तरह से डिवीजन होती है। अच्छा, बैक्टीरिया जो है ना उसके इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं। किस तरह से कि हेल्प मेकिंग इंटरेस्टिंग फूड, बटर मिल्क आपका बन रहा है, योगर्ट बन रहा है, चीज बन रहा है, सॉसर प्रॉड बन रहा है, पिकल्स अचार बन रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि बैक्टीरिया आपको नुकसान दे रहा है, बैक्टीरिया यूजफुल भी है। डिकम्पोजिशन खाद बना रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है जड़ों में, ह्यूमन हेल्थ में हमारे बहुत काम आ रही बैक्टीरिया जो है ना, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम भी डेवलप कर रहा है। अच्छा, बैक्टीरिया जो है ना डिजीज भी प्रोड्यूस कर सकता है यूजिंग सेल फॉर फूड। अच्छा, रिलीजिंग टॉक्सिन, 2 तरह से डिजीज प्रोड्यूस करेगा, या तो सेल यूज कर लेगा हमारी बॉडी में अपने फूड के लिए, या फिर कोई टॉक्सिन कोई पॉइजन क्रिएट कर देगा। बैक्टीरिया जो है ना वो वोकल माइनॉरिटी में 1%। बैक्टीरिया कॉज डिजीज इन ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बैक्टीरिया कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस, जिसमें फूड पॉइजनिंग है, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा। ये पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये एग्जाम में आता है। खास तौर पे ये वाला पहला वाला कॉलम है ना, ये पता होना चाहिए कि फूड पॉइजनिंग बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल नहीं है। कॉलरा, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज में पूछेंगे कि कॉलरा वायरस डिजीज है कि बैक्टीरिया डिजीज है, तो ये आपको पता होना चाहिए डिजीज के नाम।
नमूनिया है, लेप्रोसी है, टेटनस है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। वायरोलॉजी क्या, वायरस की स्टडी है। अच्छा, वायरस की स्टडीज में बहुत सबको पता है, वायरसेस जो है ना, ये वायरस का मॉडल, एक सिंपल स्ट्रक्चर वायरस का ऐसा होता है। अच्छा, ये देखिए, ये तो आपको ये कोरोना वायरस याद आ रहा होगा। ये वायरस का स्ट्रक्चर भी कभी भी पूछते नहीं है, लेकिन देखिए इसमें एक खास वर्ड आया है, बैक्टीरियोफेज। ये पूछते हैं बैक्टीरियोफेज कौन होता है, वायरस होता है। अब आप सोचेंगे कि अगर वायरस है तो इसमें बैक्टीरिया का नाम क्यों आया हुआ है, नहीं आना चाहिए ना। तो इस वजह से आया है कि ये बैक्टीरियोफेज होते तो वायरस है, लेकिन ये वो वाले वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। दोबारा मीन्स बोलो। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और वायरस एक ही हो गया ना, एक ही नहीं बात नहीं होगी। नहीं नहीं, वायरस अलग है ना, जैसे कोरोना वायरस से हो रहा है, तो ट्यूबर। वायरस के पीछे ही तो बैक्टीरिया है ना। हाँ है, लेकिन सेम नहीं है ना, सेम तो नहीं हुए ना, सेम तो नहीं हुए। जैसे एक क्लास में कई स्टूडेंट हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से अब जो है ना, ये फियाज और जुबैर एक तो नहीं है ना, एक ही क्लास की है लेकिन एक तो नहीं है ना। शिराज अलग स्टूडेंट है, जुबैर अलग है। लाइक बैक्टीरियोफेज है वायरस, बैक्टीरिया अलग नाम है, ठीक है, जैसे शिराज एक अलग नाम है और जुबैर एक अलग नाम है। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, तो वायरस है तो इसको वायरस बोले ना भाई, बैक्टीरियोफेज क्यों कहा, इससे तो लग रहा है बैक्टीरिया जैसा कुछ है ना। तो इस वजह से बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियोफेज कहते हैं कि ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। आई बात समझ में, खुद तो वायरस है, लेकिन ये वायरस किसी प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगा, किसी एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करेगा, किसको इन्फेक्ट करेगा, किस पे अटैक करेगा, किसी बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करेगा, तो वो बैक्टीरियोफेज कहलाएगा। आ गई बात समझ में। यस मैम। ये वो वायरस है, खुद तो वायरस है। अब जैसे फिराज, अब फिराज और जुबैर एक ही क्लास के हैं, तो ये ना हो भाई इन दोनों को एक दूसरे से दोस्ती रखनी चाहिए ना, तब ये जाके फिराज जो है ना बीकॉम ये एमए के स्टूडेंट से जाके दोस्ती करके बैठे, उनको जाके दोस्ती करना है। तो ये गलत है ना, अपनी क्लास के साथ दोस्ती रखनी चाहिए ताकि फायदा हो। तो ये बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो इन्फेक्ट को, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और बाकी जो नहीं करता वो वायरस है, बैक्टीरियोफेज नहीं है। तो ये एग्जाम में आता है, बैक्टीरियोफेज जो है ना वो वायरस है दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इसको इसको मार्क करना, अंडरलाइन करना। वायरस का काम क्या है, वायरस का काम तो सबको पता, अब तो सबको ही पता चल गया कि ये जो है ना रेप्लिकेट करता है, कॉपीज बना लेता है, तभी तो ये कोरोना जो है ना इतना खतरनाक हो गया कि फौरन से ना अपनी कॉपी बना लेगा, इधर से उधर, उधर से इधर जो है ना वो फैलाता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है इंजेक्ट करने की भी सलाहियत है, अटैच करने की भी सलाहियत है, रिपीट भी कर लेता है। अच्छा, ये छोड़ दें आप। तो वायरसेस जो है वो डिफरेंट वैरायटी के हैं। वायरसेस की बीमारी देख लेंगे, उधर मैंने आपको बैक्टीरिया की डिजीज बताई थी, और ये वायरल डिजीज है, ये आता है, ये एग्जाम में आता है, ये सारे डिजीज आपको पता होना चाहिए कि वायरस की वजह से। और उधर जो पिछली स्लाइड में दिखाई थी वो बैक्टीरिया की वजह से डिजीज है, ये एग्जाम में आएगा। प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो पैथोजन से प्रोटेक्शन जो है वो एंटीबायोटिक के थ्रू हो सकती है, एंटीवायरल डिजीज के जरिए हो सकती है, और वैक्सीनेशन आपको पता ही है, कोरोना की भी वैक्सीन बन गई है, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कैन बी यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, अब वो क्वेश्चन क्या आता है, वो क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया जो है वो क्यों कहा जाता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो उसका कोर्स जो है ना एंटीबायोटिक का वो पूरा करना चाहिए, क्यों कहा जाता है। तो ये तो दूसरी स्लाइड में है, फिर मैं उस पर आपको बताऊंगी। बैक्टीरिया पे ना एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, कहते हैं ना कि क्योंकि उसके सिम्टम्स एंटीबायोटिक, रह जाते हैं। हाँ सिम सिम्टम्स रह जाते सिम्टम रह हैं। जाते हैं और वो उस इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है, पहले से ज्यादा हो जाता है वो। कुछ हाँ मर जाते हैं और कुछ और ज्यादा ग्रो कर जाता है वो। हाँ, और ज्यादा ताकतवर होकर ग्रो कर जाता है।
इस वजह से कहते हैं कि उसका जो है ना बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये आगे के स्लाइड्स में हम आगे पढ़ेंगे, इस स्लाइड में नहीं है, तो मैं उसका मैंने जवाब भी लिखा हुआ ताकि, क्योंकि ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो फिर मैं इसको जो है ना आपको पढ़वा दूंगी, स्लाइड दे दूंगी ताकि सब लड़के और सारी गर्ल्स जो है ना उसको याद करके जाए एग्जाम में, नेचुरली आएगा। ठीक है, तो मैं प्रेजेंटेशन खैर हमेशा की तरह आपको भेज दूंगी। ठीक है, सही है। मैम वो ओके, अल्लाह। प्रेजेंट प्रेजेंट लगा दिएगा मैम, हाँ, अटेंडेंस। अच्छा, अभी लगा रही हूँ, बस ऑफ करके ना आपकी प्रेजेंट लगा दूँ। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।